So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अभी क्लास 9 से 10th के अंदर गए हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों का ऑलरेडी जो है सेशन स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि टुडे इज April 1st। ठीक है। तो अभी तक जो है आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो गया होगा। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका साइंस का सिलेबस, ठीक है, जो साइंस का सिलेबस है क्योंकि इस साल जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे। ठीक है। तो 2025-26 सेशन के लिए जो साइंस का सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस है, जो सीबीएसई ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, हम उस सिलेबस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के कितने चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आपसे कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों का ही जो है डिटेल्ड डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट योर एग्जाम, तो आपका जो एग्जाम होगा, अब टोटल जो है साइंस का पेपर या कोई और पेपर भी, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 80 मार्क्स इज फॉर थ्योरी। Now I am going specifically for your science paper, and 20 marks is for practical. Okay, these marks are for your practical and these marks are for your theory paper. Okay, अब ये जो थ्योरी पेपर होगा ये 80 मार्क्स का होगा एंड 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स जो है आपकी है। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर विच इज ऑफ 25 मार्क्स। द सेकेंड यूनिट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग विच इज अगेन ऑफ 25 मार्क्स। Natural phenomena is the third unit which carries 12 marks. Effect of current is for 13 marks and the natural resources जो unit है, this is for 5 marks। ठीक है। अब ये टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। अब उसके बाद में जो है इंटरनल असेसमेंट आपकी होगी, दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड दिस सम्स अप टू टोटल 100 मार्क्स। ओके। अब चलो एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए यूनिट 1 की, विच इज केमिकल सब्सटेंस एंड बिहेवियर, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस यूनिट इज टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। यहाँ पर बात हो रही है केमिस्ट्री की। ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर जो है टोटल आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे? टोटल 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो सिलेबस का पीडीएफ है ना, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से, जो है उसको जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। So if I talk about the first chapter in the first unit, that is chemical reactions and equations. अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? या आपको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हो, आप वो सीखोगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे, जिसमें आप मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। Apart from this precipitation reaction, endothermic reaction, exothermic reaction और साथ में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? एसिड्स और बेसिस की आप डेफिनेशन पढ़ोगे। किस पर्सपेक्टिव में या किस रिस्पेक्ट में आप पढ़ोगे? जो एसिड्स या बेस होते हैं ना, इनको भी कुछ डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, बेसिकली डिफाइन किया जाता है। ठीक है। So basically you will be defining acids and bases on the basis of, or on the basis of H plus and OH minus ions का concentration के बेसिस पे। ठीक है। एसिड्स और बेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इंडिकेटर्स के थ्रू, वो आप पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड्स एंड बेसिस की, क्या एग्जांपल्स होते हैं एसिड्स एंड बेसिस के, उनके यूजेस के बारे में आप बात करोगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया वो आप पढ़ोगे। ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको लॉग्स के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है। पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है डेली लाइफ में, पीएच क्या होता है, वो सारी बातें आप लोग इस चैप्टर में जानोगे। ठीक है। अब
कुछ पर्टिकुलर जो है कंपाउंड्स का प्रिपरेशन आपको पढ़ना है और उनके यूजेस पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना होगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक हम लोग अभी सिलेबस को ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो आप पढ़ोगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप पढ़ेंगे। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में आप पढ़ोगे। कोरोजन का क्या कॉन्सेप्ट है, कोरोजन क्यों होती है, ठीक है, वो सारी बात आप करोगे। और कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है वो आप पढ़ोगे। ठीक है, the last chapter in this unit is carbon and its compounds, the lengthiest chapter of this unit. Okay, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड्स जो है क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कोवलेंट बॉन्ड्स की। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप जानोगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो आप जानोगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसकी बात आप लोग जो है जानेंगे। एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर, अब नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, तो इनको किस तरीके से नेम किया जाता है वो आप पढ़ोगे। एंड कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलोजन जिनमें प्रेजेंट होंगे, अल्कोहल यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोन एल्डिहाइड जिनमें प्रेजेंट होंगे, उनको किस तरीके से नेम किया जाता है वो आप लोग पढ़ोगे। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे केमिकल कंपाउंड से, जिसके अंदर आप कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद में यू विल बी स्टडिंग अबाउट इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में आपको पढ़ना है। लास्ट में आप लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करो। ओके, सो बेसिकली दिस इज द लेंथीएस्ट चैप्टर of this whole unit. Okay, and I would say the most important chapter, ठीक है, highest weightage carry करने वाला जो chapter है, that is carbon and its compounds. Now if I talk about the unit number 2 which is the world of living, समझ में आ रहा है कि ये जो यूनिट है this is for biology। ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन की ये यूनिट है और इसके अंदर जो है बेसिकली 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, द फर्स्ट यूनिट जो थी वो थी केमिस्ट्री की, दिस इज फॉर बायोलॉजी। एंड अगेन आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको इसके अंदर भी 4 चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर भी 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आप लोग जानोगे लिविंग बीइंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से होता है। ठीक है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारी बात आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, अब ये जो है काफी लेंदी चैप्टर है। ठीक है, काफी लेंदी चैप्टर है क्योंकि सारे प्रोसेसेस जो है वो आप बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर स्टडी करें। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, देखो क्या होगा, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अभी आई वांट से, बट बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है वो बायोलॉजी का सारा सिलेबस आपका जो है क्लास 10th का, ऑल्दो आई मेनली डील फॉर क्लास 11th एंड 12th एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज नीट एंड CUT, बट जो 10th का बायोलॉजी का सिलेबस और 9th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो इसी यूट्यूब चैनल में पूरा आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बायोलॉजी के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इन प्लांट्स, तो इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वो आप लोग जानोगे। प्लांट हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, बेसिक बेसिक जो है आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। अब इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप लोग एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्या है वो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज द नीड एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट सेफ सेक्स वर्सेस HIV और AIDS, and in the end you will be studying about child bearing and women's
ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विच इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, हेरिडिटी के अंदर, वो आप लोग पढ़ेंगे। जिसके अंदर आप बेसिकली मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग अबाउट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग अबाउट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जिसके अंदर यू विल बी स्टडिंग अबाउट लॉज ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। यू विल बी स्टडिंग अबाउट सिक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसका एक ब्रीफ इंट्रो आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहले इसके अंदर जो इवोल्यूशन पार्ट भी होता था, चैप्टर का नाम अभी भी वही है, बट काफी सालों से ये जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है ये सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये अभी जो है आप लोगों से नहीं पूछा जाता, आप लोगों को सिर्फ इतना ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now, if I talk about the next unit, which is natural phenomena, unit number 3. अब this unit is all about physics, ठीक है। This unit is all about physics, ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। फर्स्टली यू विल बी स्टडिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग बाय कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और मिरर फॉर्मूला, इनके डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। इन पर्टिकुलर चीजों की आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन जो है आपको नहीं करनी है इसकी, ठीक है। डेरिवेशन आपको जो है इसकी नहीं करनी, ओके। और इसके अलावा आप मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है वो आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप बात करोगे रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, वो आप जानोगे, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है, बाय स्फेरिकल लेंसेज। ऊपर क्या रिफ्लेक्शन जो हो रही थी बाय कर्व्ड सरफेसेस हो रही थी, बाय मिरर्स हो रही थी। नाउ you'll be studying about image formation by spherical lenses, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करें, अभी तक आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन अभी तक आप लोग नहीं जानते, वो आप लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ोगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट लेंस फॉर्मूला। अब इसमें भी अगेन आपको डेरिवेशन नहीं करनी, ओनली फॉर्मूला जो है आप पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे जो है आप लोग को जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट मैग्निफिकेशन एंड लास्ट में पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो आपको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, लेंस जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है ह्यूमन आई में। देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, आप डिफरेंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, वो सब आप जानेंगे। उनकी करेक्शंस किस तरीके से की जा सकती है वो आप पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस क्या होती है स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज की, वेरी वेरी, ठीक है, अक्सर सीबीएसई पूछ लेता है, वो आप लोग जानेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म किस तरीके से होता है वो आप पढ़ेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का क्या फिनोमिना होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, ठीक है, और उसके क्या एप्लीकेशंस होती हैं डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, दैट इज बेसिकली, उसको मैं रेड से पहले हाईलाइट कर देती हूँ। आपको नहीं पढ़ना कलर, वाई सन अपीयर्स, है ना, ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी। यानी कि जो कलर ऑफ द सन होता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब ये भी पहले इंक्लूड होता था सीबीएसई में, अब इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज अगेन फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बेसिकली पढ़ना है, आपको पढ़ना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि दिस इज अगेन फ्रॉम फिजिक्स, यानी कि ये जो दो यूनिट्स है, ठीक है, ये जो दो यूनिट्स है, ये दो यूनिट्स आपकी जो है वो फिजिक्स के साथ में डील कर, ठीक है। ये जो दो यूनिट्स हैं ये आपकी फिजिक्स के साथ में डील कर, ठीक है। यानी फिजिक्स की जो वेटेज हो जाती है यहाँ से कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 25 मार्क्स की, ठीक है। यानी अभी तक जो है इनकी इक्वल इक्वल वेटेज चल रही है, ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अभी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको यही पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ओम्स लॉ क्या होता है वो आप पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें आप एक फॉर्मूला जानेंगे, आर इज इक्वल टू एल बाई ए, ठीक है।
तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अक्सर जो है फैक्टर्स पूछे जाते हैं, फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंथ अगर इंक्रीज कर दिया, लेंथ डिक्रीज कर दी, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेजिस्टर्स को जो है उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में आप पढ़ोगे, जिसके अंदर आप बेसिकली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे। और उसी के बेसिस पे आप जो है आपको फॉर्मूलाज जो है बताएंगे टीचर्स, और आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स की एप्लीकेशंस क्या होती है इन सीरीज और इन पैरेलल, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है। और पी वी आई एंड आर, अब ये क्या है बेसिकली, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो आप बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़े, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, P इज बेसिकली पावर, ठीक है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग इसके बारे में और पढ़ो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, MFL यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे। इसका डायग्राम अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेसिकली, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, ठीक है, वो आप लोग जो है बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो है डायग्राम अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना फोर्स जो है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लगता है, वो आप पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ेंगे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है, DC भी इसको बोला जाता है। अल्टरनेटिंग करंट AC बोला जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड अल्टरनेटिंग करंट का डी डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या एडवांटेज रहता है वो आपको पढ़ना है। एंड यू विल बी स्टडिंग अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें होगी। Now, if I talk about the last unit, now this is again related to biology, I would say. ठीक है, this is again related to biology. ये यूनिट जो है दिस इज फॉर 5 मार्क्स, यानी कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर हो गया वो आपका टोटल 30 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है, ठीक है। एक जनरलाइज टॉपिक है ये, बट ठीक है, ये जो है 5 मार्क्स का है, ठीक है, और इजी है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अब इसके अंदर आपको आर एनवायरनमेंट, ये जो चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ऑफ वेस्ट, क्या सॉल्यूशन है बेसिकली उसके, वो आप पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़े, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अभी जो है हम लोग प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अब जो प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, ये पर्टिकुलर कुछ लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को देंगे, ठीक है। और लिखा हुआ है कि कौन कौन से पर्टिकुलर यूनिट से जो है बेसिकली आपके प्रैक्टिकल्स पूछे जाए, ठीक है। ये आपसे जो है बताया हुआ है। सबसे पहले जो है दिस इज फ्रॉम यूनिट 1, फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि आपको इन पर्टिकुलर सैंपल्स का पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू पीएच मेजर करना होगा। अब इस क्या किस किस का करना होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, NaOH सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन का, लेमन जूस वाटर डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो बेसिकली इनके आपको क्या करने होंगे, पीएच मेजर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यू हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस, ठीक है। अब ये सारा जो है ना आप लोग चैप्टर 2 के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, कि एसिड्स और बेस किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं, तो वही आप पढ़ोगे, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन के अंदर उनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, जिंक मेटल के साथ में कैसे होती है, और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के थ्रू उनकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है, वो आप पढ़ेंगे। then you will be studying about or you will be performing some reactions, और आप उनका क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। जब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लोगे तो आपको क्या करना है, बेसिकली इन 4 टाइप्स के अंदर आपको रिएक्शंस को क्लासिफाई करना है। रिएक्शंस किस किस के आप लोग करेंगे, वाटर का रिएक्शन विद क्विक लाइन, ठीक है, वाटर क्विक लाइन का रिएक्शन किस तरीके से होता है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट और FeSO4 क्रिस्टल्स, ठीक है। आयरन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, ठीक है। इनकी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। अब ये किस तरीके से बनते हैं ना, वो सारी बातें आप लोग जो है वो करेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर।
Then again, observing the action of zinc, iron, copper and aluminium metals on the following salt solution, यानी कि इन पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर इन पर्टिकुलर मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है वो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है बेसिकली आप उनको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बेसिकली प्लेस करेंगे या अरेंज करेंगे। Now, next is studying the dependence of potential difference V across a resistor on the current I, ठीक है। यानी कि वी आई ग्राफ जो है, वी आई ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसके बाद में जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। एक बार जब दो रेजिस्टर्स जो है वो बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड होंगे और एक बार जो है पैरेलल में जब कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यू नो आप उनके रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। सीरीज में जो है इस तरीके से आप लोग निकाल रहे होते हैं, पैरेलल के अंदर कुछ इस तरीके से जो है रेजिस्टेंस निकल रही है। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 4, ठीक है। यानी कि ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स है यूनिट नंबर 4 से। देन यूनिट 2 में से जो है बेसिकली आप लोग एक टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ बनाएंगे स्टोमेटा, जिसके अंदर आप शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है यू विल बी शोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 2 विच इज लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद में अगेन द एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, उसका ओडोर यानी कि स्मेल, solubility in water, effect on litmus, and reaction with sodium hydrogen carbon. Okay. Then you will be studying about the comparative cleaning capacity of a soap in soft and hard water, ठीक है। यानी कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर के अंदर क्लीनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, बेसिकली सोप सैंपल की, ठीक है। वो आप लोग स्टडी करेंगे एंड उसको कंपेयर करेंगे, हार्ड वाटर के अंदर ज्यादा है, सॉफ्ट वाटर के अंदर ज्यादा है। अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ इज एफ, ठीक है, किसकी, कनकेव मिरर की एंड कन्वेक्स लेंस की, बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंस। ओके। नाउ अगेन द एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस को मेजर करेंगे एंड आपको रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करनी होगी। द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2, ठीक है। आपको बाइनरी फिजन स्टडी करना है अमीबा के अंदर, बडिंग स्टडी करनी है यीस्ट के अंदर एंड हाइड्रा के अंदर, ठीक है। किसकी हेल्प से, स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स जो होगी उनकी हेल्प से आपको इनको स्टडी करना है। Then again, the next experiment is from unit number 3, physics portion. ठीक है, you have to trace the path of light passing through a glass prism. ठीक है, identification of different parts of an embryo of a dicot seed, जिसके अंदर पी ग्राम या रेड किडनी बी में से जो है बेसिकली कोई भी टाइप का सीड जो है। ओके, हाँ। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो आपको बेसिकली जो है इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स की बात अभी यहाँ पर कर ली, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो हम लोगों ने थ्योरी सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया और प्रैक्टिकल सिलेबस को भी डिस्कस अभी कर लिया, ठीक है। ये दोनों ही जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब ये जो है बेसिकली कुछ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये जो पीडीएफ था ये 9th और 10th दोनों का सिलेबस एक साथ था, इसलिए जो बुक्स लिखी हुई है वो भी दोनों की साथ में लिखी हुई है, ठीक है। बुक्स बेसिकली आपको एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो फॉलो करना है। प्रैक्टिकल के लिए जो बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी टीचर्स लगवाएंगी, ठीक है। रीडिंग मटेरियल क्लास 9th के लिए दिस इज फॉर, ठीक है, क्लास 10th के लिए नहीं। एंड एग्जाम्पलर जो है क्लास 10th के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now if I talk about the question paper design, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अच्छा, साइंस का जो आपका कोड रहेगा, एग्जाम कोड या पेपर कोड जो होगा दैट विल बी 086, ठीक है। थ्योरी पेपर जो होगा दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, ओके, दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स। अब उसमें से जो है डायरेक्ट पेपर जो पूछा जाएगा दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। यानी कि अराउंड 40 मार्क्स का जो आपका 50% पेपर, यानी अराउंड 40 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है, डायरेक्ट पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब एप्लीकेशन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो पेपर होगा दैट विल बी 30 मार्क्स, ठीक है, यानी कि अराउंड आई वुड से 24 मार्क्स का जो पेपर है दैट विल बी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, एंड फॉर्मूला बेस्ड या एनालाइज जिसमें आपको करना पड़ेगा दैट विल बी अराउंड 20%, यानी कि 16 मार्क्स का अराउंड जो पेपर है वो आपका फॉर्मूला बेस्ड या एनालिसिस बेस्ड पेपर रहेगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, बेसिकली वेरी शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एंड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, दीज विल बी ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इंटीग्रेटेड असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड 33% का जो है इंटरनल चॉइस आपको ओवरऑल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल यानी कि आपको अराउंड 26 मार्क्स का जो है, ठीक है, 26 to 27 मार्क्स का आपको इंटरनल चॉइस जो है वो ओवरऑल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, now if I talk about the internal assessment which is of 20 marks, अब इसमें क्या होगा, पीरियोडिक असेसमेंट जो होगी दैट विल बी 5 + 5 मार्क्स। ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्क होगा, ठीक है, आपका जो वो 20 मार्क्स है उसी के अंदर जो है आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट आ गया। ठीक है, उसी के अंदर जो है आपका प्रैक्टिकल एंड बेसिकली आपका आईए यानी कि इंटरनल असेसमेंट आ गया। ठीक है, और पोर्टफोलियो जो होगा दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ओके, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोगों ने सारा जो आपका सिलेबस था, ठीक है, जो आपका सारा सिलेबस था वो हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। ठीक है, काफी डिटेल के अंदर हमने आपका सारा सिलेबस जो है क्लास 10th का डिस्कस कर लिया। अभी आने वाले दिनों के अंदर जो है बेसिकली हम लोग 10th का आपका बायोलॉजी का सिलेबस मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कवर करवाऊंगी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, आप लोग जो है वो बेसिकली 95+ या एक फुल 100 मार्क्स ले सकें, वो बातें हम लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके साथ में करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.